हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा 15वां पाठ है ध्वनि। ध्वनि आप जानते हैं, इस पाठ के माध्यम से ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, हम सीखेंगे। आप जो है ध्वनि के बारे में जानते हैं, ध्वनि का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्वरित्र दिखाया गया है, आधार है, भुजा है। तो ध्वनि का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है? किसी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि का निर्माण होता है। यह हमने सीखा है, यानी हमें जानकारी है कि जब ध्वनि का निर्माण होता है तो इसका कारण किसी वस्तु का कंपन होना होता है। जैसे आपके घर में कोई बर्तन गिर जाता है तो आप देखते हैं कंपन होता है, तो बर्तन ऊपर नीचे होता रहता है। अचानक उसको आप पकड़ लेते हैं तो उसका कंपन होना बंद हो जाता है, तो ध्वनि बनना बंद हो जाता है। आपने सीखा है। तो किसी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि का निर्माण होता है, हमने सीखा है। तो ऐसे कंपन के कारण ध्वनि का निर्माण किस प्रकार होता है, यह हम स्वरित्र द्विभुज ट्विनिक फॉर्क का उदाहरण लेकर समझेंगे, जो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। स्वरित्र द्विभुज की आकृति यानी 15.1 चित्र में दिखाई गई है। यहाँ पर इस कैसा है, यहाँ पर एक आधार है, यहाँ पे भुजाएं हैं। तो एक आधार और दो भुजा वाला धातु से बना यह स्वरित्र द्विभुज है, यानी दो भुजाएं हैं। आकृति 15.2 अब स्थिर स्वरित्र द्विभुज दिखाया गया है। 15.2 जो आकृतियां हैं, यहाँ पे स्वरित्र स्थिर अवस्था में दिखाया गया है। तो आकृति 15.2 अ में स्थिर स्वरित्र द्विभुज दिखाया गया है। स्वरित्र जो है यहाँ पे सब स्थिर है, इसमें कंपन नहीं हो रहा है। स्वरित्र द्विभुज के आसपास की हवा की स्थिति दर्शाने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया गया है। ये जो रेखाएं हैं, इनका हवा दर्शाने के लिए जो है उपयोग किया गया है। यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अंतर समान है। इसका अर्थ है कि हवा में स्थित गैसों के अणु एक दूसरे से लगभग समान अंतर पर हैं। यहाँ पर रेखाओं के बीच में समान अंतर रखा गया है। तो इसका अर्थ है, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि जो है हवा के जो अणु है, हवा की गैसों के अणु एक दूसरे से लगभग समान अंतर पर हैं। अतः इस कारण हवा का औसतन दाब ए, बी और सी इन तीनों स्थानों पर समान है। ये तीन स्थान यहाँ पे दिखाए गए हैं, ए, बी और सी। तीनों स्थानों पर हवा का दाब समान है। तो आधार की सहायता से स्वरित्र द्विभुज द्वारा कठोर रबड़ के टुकड़े पर आघात करने पर भुजाएं कंपित होने लगती हैं। आधार की सहायता से स्वरित्र की जो द्विभुज हैं, इनके द्वारा कठोर रबड़ पर, जो कठोर रबड़ होता है, उसके टुकड़े पर आघात करने पर भुजाएं कंपित होने लगती हैं, अर्थात उनकी आगे पीछे ऐसी आवर्ती पीरियाडिक हलचल शुरू हो जाती है। इस हलचल के कारण क्या होता है, यह हम क्रमशः देखेंगे। जो हलचल होगी तो क्या होगा, इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे। कंपित होते समय आकृति 15.2 ब जो नीचे दिखाई गई है, ब में दर्शाए गए अनुसार स्वरित्र द्विभुज की भुजाएं एक दूसरे से दूर होने पर, यहाँ पर भुजाएं देख रहे हैं, यहाँ पे कैसी थी, यहाँ पे फैल गई हैं, यानी एक दूसरे से दूर हो गई हैं। तो द्विभुज की भुजाएं एक दूसरे से दूर जाने पर भुजाओं की संपर्क वाली जो बाहरी हवा है संपीड़ित होती है और वहां की हवा का दाब बढ़ जाता है। तो ये भुजाएं, जो स्वरित्र द्विभुज की भुजाएं हैं, एक दूसरे से दूर जाने पर भुजाओं की संपर्क वाली जो बाहरी हवा है वह संपीड़ित होती है और वहां की
हवा का दाब बढ़ जाता है। तो आकृति में हवा के भाग ए के स्थान पर, जो एक स्थान यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर हवा के भाग ए के स्थान पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है। यहाँ पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है। उच्च दाब और उच्च घनत्व के इस भाग को हम संपीड़न, कंप्रेशन कहते हैं। जो ये उच्च भाग निर्माण होता है इसी को हम जो है कंप्रेशन कहते हैं। कंपन की अगली स्थिति में स्वरित द्विभुज की भुजाएं एक दूसरे के नजदीक आने पर, आकृति क्रमांक 15.2 क में जो दर्शाया गया है, यहाँ पे भुजाएं दूर गई थी, यहाँ पे भुजाएं नजदीक आई हुई हैं। तो जब भुजाएं, द्विभुज की भुजाएं एक दूसरे के नजदीक आने पर कैसा होता है, भुजाओं के संपर्क वाली जो बाहरी हवा है वह विरल हो जाती है और वहां भाग ए में हवा का दाब कम हो जाता है। जो यहाँ पे पहले दाब अधिक था, अब वहां पे जो है हवा का दाब कम हो जाता है। तो कम दाब और कम घनत्व के इस भाग को हम विरलन, रेरफेक्शन कहते हैं। जो है जब हवा का दाब कम हो जाता है तो उसी को विरलन कहा जाता है। हवा का दाब बढ़ता है तो उसे संपीड़न कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे दाब कम हो गया, ये विरलन हो गया। अभी यहाँ पे चित्र में बी में देखेंगे तो यहाँ पे दाब बढ़ गया है। परंतु इसी समय पहले की संपीड़न स्थिति की हवा के अणुओं ने आकृति 15.2 ब भाग ए अपनी ऊर्जा अगले भाग के अणुओं यानी भाग बी को देने के कारण वहां की हवा संपीड़न स्थिति में आ जाती है। यह जो है आकृति क्रमांक 15.2 को का जो है नीचे जो है क में दिखाया गया है। यहाँ पर पहले यहाँ पे ए में था दाब अधिक, संपीड़न था, अभी यहाँ पर विरलन हो गया, यहाँ पे अब संपीड़न बी भाग में हो गया, यहाँ पे दाब बढ़ गया। तो इस तरह से क भाग में संपीड़न की स्थिति दिखाई गई है। तो भुजाओं की इस प्रकार लगातार अति वेग से होने वाली आवर्ती हलचल के कारण हवा में संपीड़न और विरलन इनकी मालिका का निर्माण होता है। यानी ये काम बहुत तेजी से होता है, जल्दी से होता है। भुजाओं में लगातार अति वेग से होने वाली आवर्ती हलचल के कारण हवाओं में संपीड़न और विरलन इसकी मालिका का निर्माण होता है, जल्दी जल्दी होता है और स्वरित द्विभुज से दूर तक फैलती जाती है। स्वरित द्विभुज से ये दूर तक फैलती जाती है। इसे ही हम ध्वनि तरंग, साउंड वेव कहते हैं। तो जो ये है ध्वनि निर्मित हो जाती है इसी को हम साउंड वेव कहते हैं। यह ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा जो कर्णपट है कंपित होता है। हमारे शरीर के अंदर कान होता है, कान के अंदर जो है कर्णपट होता है, पर्दा होता है और उसके द्वारा जो है ये जो तरंग निकली हुई है वहां तक पहुंचती है। तो कर्णपट भी कंपित होते हैं और उसके द्वारा विशिष्ट संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचकर हमें ध्वनि सुनाई देती है। हमारे शरीर में मस्तिष्क होता है, तो जब ये जो है ध्वनि तरंगी हमारे कान के पर्दे पर पहुंचती हैं तो कंपन होता है और यह विशिष्ट संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और वही ध्वनि के रूप में हमें सुनाई देता है। तो इस तरह से ध्वनि का निर्माण और हम ध्वनि कैसे सुनते हैं आप समझे होंगे। हवा में ध्वनि तरंग का निर्माण होने पर, हवा में ध्वनि तरंग का निर्माण होने पर हवा आगे आगे जाती है या हवा के अणु अपनी ही जगह पर आगे पीछे होकर केवल संपीड़न व विरलन स्थिति का निर्माण आगे की हवा में होता जाता है। ऐसा क्यों होता है यह आपको सोचना है। यहाँ पर हम ध्वनि का संचरण और माध्यम, क्या ये ध्वनि का संचरण कैसे होता है, इसका माध्यम क्या है, हमें आगे देखते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम,
कक्षा छठी में हमने सीखा है कि हवा, पानी या किसी ठोस में से होकर के ध्वनि तरंगों के रूप में संचरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन ध्वनि का स्रोत और अपना कान, इनके बीच यदि ऐसा माध्यम न हो तो क्या होगा? अगर हमारे कान और ध्वनि के स्रोत के बीच में कोई माध्यम न हो, यानी हवा, पानी या ठोस कोई चीज न हो, तो क्या होगा? तो ध्वनि का निर्माण करने के लिए और संचरण करने के लिए हवा जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का निर्माण करने के लिए और उसके संचरण करने के लिए हवा जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। यह हम प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसे जो है प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोग की रचना आकृति क्रमांक 15.3 में दर्शाई गई है। यहाँ पे ये जो है प्रयोग करके हम देखेंगे कि जो है हवा का निर्माण और संचरण, जो है ध्वनि का निर्माण और संचरण के लिए हवा कितनी आवश्यक है, ये प्रयोग के द्वारा हम देख सकते हैं। इस रचना में कांच की एक हंडी बेल जार समतल पृष्ठभाग पर रखी गई है। ये जो है कांच की बेल जार है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक नली की सहायता से यह हंडी का निर्वात पंप में वैक्यूम पंप जुड़ी हुई है। जो है यहाँ पे निर्वात पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये जो है एक नली की सहायता से यह हंडी एक निर्वात पंप से वैक्यूम पंप जुड़ी है, यानी निर्वात पंप की सहायता से हम हंडी की हवा बाहर निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से इसके अंदर जो हवा है, जो है जार के अंदर, उसको खाली किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो आकृति में दर्शाए अनुसार हंडी में एक विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक बेल होकर के उसका संयोजन हंडी के ढक्कन द्वारा किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक विद्युत घंटी लगाया गया है। कांच की हंडी है, ये विद्युत घंटी है, यहाँ से इसका संयोजन किया गया है। तो प्रयोग की शुरुआत में निर्वात पंप बंद होने पर कांच की हंडी में हवा होगी, यानी पहले हमने कांच जो है जब प्रयोग करना शुरू किया तो कांच की हंडी से हवा नहीं निकाली है। इस समय जो है उसमें हवा होगी। तो इस समय जब विद्युत घंटी की कुंजी दबाने पर उसकी आवाज हंडी के बाहर सुनाई देगी। जैसे आपके घर में जो है डोरबेल होती है, उसी तरह जब इसकी कुंजी को दबाएंगे तो आपको आवाज निकलेगी, ध्वनि आपके कानों तक सुनाई देगी। और निर्वात पंप शुरू करने पर हंडी की हवा की मात्रा कम होती जाएगी, कम से कम होती जाएगी, यानी हवा धीरे धीरे निकालते जाएंगे। और फिर हम जो है घंटी की कुंडी को दबाएंगे तो पहले के जैसा तेज आवाज नहीं सुनाई देगी, धीरे धीरे आवाज जो है कम होती जाएगी। तो इस तरह से हवा की मात्रा जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे विद्युत घंटी की आवाज की तीव्रता भी कम से कम होती जाएगी। निर्वात पंप बहुत समय तक शुरू रखने पर हंडी की हवा बहुत ही कम हो जाएगी। उस समय विद्युत घंटी की ध्वनि अत्यंत जो है बहुत कम सुनाई देगी, बहुत ही धीमी सुनाई देगी। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि के निर्माण के लिए और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम हंडी की हवा पूर्णतः बाहर निकाल सके तो क्या विद्युत घंटी की ध्वनि सुनाई देगी? तो आप इस प्रयोग के माध्यम से कह सकते हैं कि नहीं सुनाई देगी। आपको कुछ जानकारी के लिए ध्यान में रखना है, चंद्रमा पर गए दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बिल्कुल समीप खड़े होकर के बोले तो भी उन्हें एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देगी। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं चंद्रमा पर, अगर वे एक दूसरे के एकदम नजदीक होकर के बोलेंगे तो भी उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। कारण क्या है? चंद्रमा पर हवा नहीं है। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम दो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच न होने के कारण उनके बीच
माध्यम द्वारा होने वाला ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। यानी हवा नहीं है तो वहां पे ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। अतः वे अंतरिक्ष यात्री भ्रमण ध्वनि जैसे तंत्र ज्ञान का उपयोग कर एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो उन्हें आपस में संवाद करना होता है, तो भ्रमण ध्वनि जो मोबाइल जैसा तंत्र ज्ञान है, इसका उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। भ्रमण ध्वनि में उपयोग में आने वाली विशिष्ट तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो मोबाइल में जो है विशिष्ट तरंगे होती हैं, उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह के यंत्र का उपयोग करके वे जो है आपस में बातें कर सकते हैं, करते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। आकृति 15.2 में स्वरित्र द्विभुज के कंपायमान होने से हवा में संपीड़न तथा विलयन का निर्माण कैसे होता है, यह हमने देखा अभी ऊपर चित्र में। अत्यंत सूक्ष्म पद्धति से देखने पर हवा के घनत्व और दाब में परिवर्तन जो नीचे आकृति 15.4 में दर्शाया गया है, इसके अनुसार होगा। ये जो है ये आकृति दर्शाई गई है। अब जो है यहाँ पे अत्यंत सूक्ष्म पद्धति से देखने पर हवा के घनत्व और दाब में जो परिवर्तन होता है वो इस तरह से होता है, जो इस चित्र में दर्शाने की कोशिश की गई है। किसी भी वस्तु के कंपायमान होने पर हवा में इस प्रकार की ध्वनि तरंगों का निर्माण होता है। यहाँ पे बढ़ा हुआ दाब है, ये संपीड़न है। यहाँ पे नीचे गई है लाइन, यानी कम हुआ दाब, विलयन हुआ। इस तरह से संपीड़न और विलयन दिखाया गया है। ये वायुमंडलीय दाब इस रेखा द्वारा दिखाया गया है। विलयन और संपीड़न मिलकर के एक आवृत्ति तैयार होती है। तो ध्वनि से संबंधित हवा के परमाणु की गति इसमें दिखाई गई है। ये ध्वनि का संचरण हो रहा है। तो आकृति 15.4 में दर्शाए अनुसार विलयन और संपीड़न मिलकर के एक चक्र, एक साइकिल होता है। तो एक सेकंड में स्वरित्र द्विभुज की भुजाएं जितनी बार आगे पीछे होंगी उतने चक्र एक सेकंड में हवा में तैयार होंगे। तो एक सेकंड में हवा में या अन्य माध्यम से निर्माण होने वाले कुल चक्रों की संख्या अर्थात उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज HZ इस इकाई से नापते हैं। तो एक सेकंड में हवा में या अन्य माध्यम में निर्माण होने वाले कुल चक्रों की संख्या अर्थात उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है। तो आवृत्ति को हम हर्ट्ज जो है, इसको इंग्लिश में HZ जो है कि लिखा जाता है, इसका चिन्ह इस इकाई से नापते हैं। यदि एक सेकंड में एक कंपन हुआ तो उस कंपन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज होगी, 1 HZ होगी। अर्थात उदाहरण के लिए आकृति में दर्शाए अनुसार स्वरित्र द्विभुज में एक सेकंड में 512 कंपन होते हैं। तो इस स्वरित्र द्विभुज के कंपन के कारण एक सेकंड में 512 चक्रों का निर्माण होगा, जिससे निर्माण होने वाली ध्वनि की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होगी। कोई स्वरित्र द्विभुज कितनी बार कितनी आवृत्ति से कंपित होगा, यह उसकी भुजाओं के आकार यानी लंबाई मोटाई पर निर्भर होता है, और वह स्वरित्र द्विभुज किस पदार्थ का बना है इस पर भी निर्भर होता है। आप कुछ करके देख सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी जो है के लिए आप जो है यहाँ पे वीडियो जो है डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से। तो कांच के 6-7 गिलास लेकर के आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। कांच के 6-7 गिलास ले लो, इन्हें एक कतार में रख करके उनमें क्रमशः बढ़ते हुए स्तर तक पानी भरो, यानी कम, फिर दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा, इस तरह से जो है उसे पानी भरना है। एक पेंसिल लेकर उन पे क्रम से आघात करें, धीरे धीरे उन पे क्रम से आघात करें। प्रत्येक गिलास से निर्माण होने वाली ध्वनि अलग अलग होगी। तो ऐसा क्यों होगा जानना है। प्रत्येक गिलास पर आघात करने पर उसमें स्थित हवा के स्तंभ में तरंगों का निर्माण होता है। हवा के स्तंभ की ऊंचाई के अनुसार
इन तरंगों की आवृत्ति बदलती है। प्रत्येक गिलास में पानी का स्तर अलग अलग होने के कारण उसमें स्थित हवा के स्तंभ की ऊंचाई भी अलग अलग होती है। अतः वह गिलास कंपायमान होने पर निर्माण होने वाली ध्वनि की आवृत्ति विशिष्ट होती है, इसलिए उसके द्वारा निर्माण होने वाली ध्वनि की भी अलग अलग होती है। तो ध्वनि की आवृत्ति नापने वाले ऐप जो है आजकल भ्रमण ध्वनि पर उपलब्ध है। अपने शिक्षकों की सहायता से, यानी आजकल जो है मोबाइल में बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध है। ये जो है ध्वनि की आवृत्ति मापने वाले ऐप भी हमारे मोबाइल में उपलब्ध हैं। उसकी सहायता से ध्वनि की आवृत्ति माप सकते हैं। तो गिलास में स्थित हवा के स्तंभ की ऊंचाई और ध्वनि की आवृत्ति, इसमें कुछ संबंध दिखाई देता है क्या? यह हुआ तो क्यों हुआ? तो इस तरह से हम सरल जल तरंग वाद्य या भिन्न भिन्न आकार के स्टील के बर्तन लेकर भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।